बी भाग प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है मेथोडोलॉजी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। मेथोडोलॉजी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, हम हिंदी में कहें तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ हमारा आज का टॉपिक है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा और उसके अनुरूप पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने स्वयंसिद्ध सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलना से भी काम लिया। मध्य युग के ईसाई विचारकों की पद्धति शुद्ध पांडित्यवादी थी। हम अलग अलग यदि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख परंपरावादी पद्धतियों को देखें तो उनके नाम कुछ हमारे सामने इस प्रकार से आते हैं कि किस तरह से विभिन्न विचारकों ने अध्ययन में किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो कुछ पद्धतियां हैं जैसे कि दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति। हम एक एक का यदि विस्तार से अध्ययन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे दार्शनिक पद्धति का। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। यह अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित है। मित्रों, हम इसे समझ लें कि जो दार्शनिक पद्धति है ये निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। निगमनात्मक पद्धति का भाग, और ये अध्ययन विधि क्या है, ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होती अपितु कल्पना एवं आदर्शों पर आधारित होती है। इस पद्धति में सर्वप्रथम एक आदर्शात्मक या भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, इस पद्धति में एक भावात्मक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। ये जितने विचारकों के नाम आपने सुने हैं, ये विचारक जिनमें से प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी रचना यूटोपिया में पहले एक आदर्श राज्य का निर्माण किया और उसके बाद फिर कल्पना के द्वारा ये दूसरे परिणामों पर पहुँचे हैं। ये है दार्शनिक पद्धति। दूसरी है ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती हैं। किसकी? राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। इसलिए इतिहास क्या है? राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। यानी राजनीति विज्ञान में पहले क्या क्या हुआ है वो हम इतिहास में देख सकते हैं। लास्की जो एक विचारक हुए हैं, उनका कहना है राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। यदि आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करें और राज्यों के इतिहास के बारे में जानें तो क्या होगा, इतिहास में जो अनुभव हुए हैं उनके परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। मैकियावली, बोदा, मॉन्टेस्क्यू, बार्क आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। तीसरी पद्धति आती है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांतियों के कारणों और उनके रोकने के उपायों का निरूपण किया। अरस्तु जो विचारक हुए हैं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में क्या किया, दुनिया के 158 संविधानों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्रांतियाँ किन कारणों से होती है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, उनके रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का यह ध्येय होता है कि वह एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके उनके बारे में नियमों व सिद्धांतों का निर्धारण करे। यानी तुलना करे, इतिहास और वर्तमान की संस्थाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करे और उसके बारे में फिर कोई नियम और सिद्धांतों का निर्धारण करे। इतिहास में हमको राज्यों के विभिन्न अंगों में विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं
तुलनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकलना तर्कसंगत होगा। मोंटेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टाकविले ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। चौथी पद्धति आती है विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन वे संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थकों में विलोबी, डिग्विट आदि के नाम उल्लेखनीय है। संक्षेप में यदि हम कहें तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी संवैधानिक। इनके अध्ययन वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, न कि व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक। इन्होंने विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैधानिक अध्ययन ही किया है। अतः इनके अध्ययन प्रधानतः निश्चल या गतिहीन है और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। ये हमारी अध्ययन पद्धतियां हैं, परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां जो है। अब हम बात करते हैं कि जिस परंपरावादी राजनीति विज्ञान की हम इतनी बातें करें, उसके अनुसार हमने परिभाषाओं को पढ़ा है, उसके अनुसार हमने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को देखा है और अभी अध्ययन पद्धतियों के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। मित्रों, परंपरावादी राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक होने के साथ साथ मानकात्मक है। एक आदर्श स्थापित, एक स्टैंडर्ड मान लेता है। एक विचारक में सिबली, उनके अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान का विशेष रूप हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। प्लेटो की एक रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की अवधारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठतम उदाहरण है। रोमन विचारक सिसरो और मध्य युग में संत ऑगस्टाइन के चिंतन में परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्पष्ट झलक हमें मिलती है। आधुनिक युग में हम बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या है। यहाँ हम रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियोस्ट्रॉस आदि की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की झलक देख सकते हैं। मित्रों, प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था जो पूर्ण रूपेण आदर्श मॉडल हो। प्लेटो का आदर्श राज्य एक यूटोपिया यानी कल्पना था। इसी तरह सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अमूर्त अवधारणा पर आधारित था। मध्ययुगीन चिंतकों ने एक ऐसी व्यवस्था का विकास करने के संबंध में सोचा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य की स्थापना की जा सके। संत ऑगस्टाइन ने भी द सिटी ऑफ गॉड की चर्चा करते हुए कहा कि सांसारिक नगर शैतान से प्रशासित है जबकि ईश्वरीय नगर ईश्वर द्वारा संचालित है। संत टॉमस एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना और इस प्रकार उसे राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया। कांट ने विधिक कानूनों को नैतिक कानूनों का अंग बताया और हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा। जहाँ हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना, वहाँ ग्रीन ने इसे शाश्वत चैतन्य का नाम दिया। हेराल्ड जे लास्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अपने विचारों में ऐसी समस्याओं का उल्लेख किया कि राज्य को क्या करना चाहिए। ये विभिन्न विचारकों के बारे में मैंने आपको बताया। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। यह अपने प्रतिपादक राजनीति दार्शनिकों एवं चिंतकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा है। अधिकांश दार्शनिक विचारक आधारशास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों को ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को हम परानुभववादी कह सकते हैं। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। फिर भी यदि हम बिंदुवार यदि देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कुछ इस तरह कही जा सकती हैं। पहली विशेषता है कल्पनात्मक और आदर्शी। दूसरी है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। तीसरी विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। चौथा है राज्य एक नैतिक संस्था है। पांचवी विशेषता है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। छठी विशेषता है प्रधानतः संकुचित अध्ययन। सातवीं विशेषता है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन और आठवीं और अंतिम विशेषता है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन।
मैं इनकी विस्तार से यदि बात करूं, पहली इसकी विशेषता आती है कल्पनात्मक और आदर्शी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में पहले कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसा कि प्लेटो ने क्या किया कि पहले दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। यह है कल्पनात्मक और आदर्शी। दूसरी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी, दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। इसके बारे में विचारकों के विचार हैं। क्या विचार हैं? वो कहते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक तथा वर्णनात्मक। परंपरागत राजनीति विज्ञान लंबे समय तक इतिहास की 4 दीवारी में ही फला फूला है और ऐतिहासिक संकल्पनाओं के इर्द गिर्द ही अपनी अध्ययन सामग्री को संजोता रहा है। तीसरी विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। यह राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है, इसलिए इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। यानी यह आदर्श की बातें करता है, नैतिकता की बातें करता है। ये कहा जा सकता है कि नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। चौथी विशेषता है राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को नैतिक संस्था मानता है और ये राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। कि राज्य क्यों जरूरी है? क्योंकि ये उच्चतम जीवन को प्रदान करता है। अरस्तु ने जैसे कहा है मित्रों कि राज्य का अस्तित्व सब जीवन के लिए है, वो मात्र जीवन के लिए नहीं है। ये अरस्तु वही है जिन्होंने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य का अस्तित्व सब जीवन के लिए है, अच्छे जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। यानी आपका जीवन यदि सिर्फ जीवन है तो उसके लिए ये नहीं है, ये सब जीवन, अच्छा जीवन होना चाहिए, नैतिकता पूर्ण आपका जीवन होना चाहिए। पांचवी विशेषता है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो बिंब है वो राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा है तथा इनका अध्ययन भी कानूनी औपचारिक और संस्थागत रहा है। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में तथा जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल उक्त बात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययन का उद्देश्य रहा है। यानी वो सिर्फ ये बताते थे कि संविधान क्या है, कानून लिखे हुए हैं तो बता दिए, नहीं लिखे हुए तो वैसे बताए गए। इनके समक्ष ये उद्देश्य नहीं था कि संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। उनका सिर्फ सिद्धांत में ज़्यादा जोर रहा है। छठी विशेषता है प्रधानतः संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है कि इनके अध्ययन प्रमुखतया पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था की संकीर्ण परिधि में ही बंधे रहे। इनके अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए कहा जाता है कि इनका अध्ययन संकुचित अध्ययन रहा है। सातवीं विशेषता है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शन शास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा जैसा प्रतीत होता है। पारंपरिक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति सिद्धांत और दर्शन शास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक जोर दिया कि इनके संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। और अंतिम विशेषता है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों, मान्यताओं, अवधारणाओं तथा निष्कर्षों इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव व मान्यताओं से निकले हुए हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत, जैसे कि आपने नाम सुना है या आपने पढ़ा भी होगा, जिसके समर्थक हुए हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। तो तीनों ही मानव स्वभाव पर विचार करते हैं, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही की है। जैसा उन्होंने अनुभव किया था मानव का स्वभाव, वैसे ही उन्होंने वर्णन किया है। इसके परिणाम स्वरूप उनके मानव स्वभाव तथा उस पर आधारित सामाजिक समझौते का समस्त विवरण जो है
व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में आ गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही हैं। इनका साहित्य पुस्तकालयों में बैठकर लिखा गया। उनके निष्कर्ष तर्क पर आधारित है। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी तथा संस्थात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। और आलोचकों का मुख्य तर्क ये भी है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान बहुत मूल्य आधारित तथा लक्ष्य अभिमुख है और इसलिए इसके सिद्धांतों की व्यावहारिक जांच नहीं की जा सकती। अतः आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को इस तरह नए सिरे से ढाला जाना चाहिए कि यह एक वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर ले। धन्यवाद।